Assalamualaikum dear students, how are you? Hope you are well. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होती है। सबसे पहली बात ये कि बैक्टीरिया में वो सेल पाया जाता है जिसको हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। एक सेल पे पूरी लाइफ इसकी कंसिस्ट करती है, एंटायर लाइफ कंसिस्ट ओनली ऑन अ सिंगल सेल। तो इसमें हमारी तरह यूकैरियोटिक की तरह इसमें ना तो लंग्स पाए जाते हैं, ना तो इसमें किडनी पाई जाती है, ना तो इसमें कोई जिस्म के आज़ा पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक सेल है, पूरी लाइफ इसकी एक ही सेल पे होती है। तो इनमें क्या होता है, इनकी दो टाइप्स होती हैं। एक वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, उनको हम कहेंगे एरोबिक respiration. It's a that mode of the respiration where oxygen is needed for the breathing system or respiration. रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन दरकार हो, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जब चाहिए उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिसको हम कहते हैं पुराने दौर के बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया इज वन ऑफ द एंशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे जब कायनात में कुछ नहीं था, जब एल्गाई नहीं थी, जब प्लांट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बैक्टीरिया सबसे पहले तख्लीक हुआ था। तो उस वक्त फ्री ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए इनको ऑक्सीजन की जरूरत, यानी ऑक्सीजन के बगैर वो बैक्टीरिया पैदा हुए थे। जब ऑक्सीजन नहीं थी माहौल में, तो ऐसे बैक्टीरिया पैदा हुए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। फिर जब ऑक्सीजन पैदा हुई, फिर उस वक्त दूसरे ऐसे टाइप बैक्टीरिया पैदा हुआ जिनको ऑक्सीजन की नीड हुई। तो देयर आर टू टाइप ऑफ द bacteria. Those bacteria which having need of the oxygen during the respiratory system is said to be the aerobic respiration or aerobic bacteria. और वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती उनको हम कहते हैं anaerobic bacteria, means without oxygen. They breathe without oxygen. तो ब्रीथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत इनको नहीं पड़ती। अब फर्दर अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन वाले और विदाउट ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया डिवाइड होते हैं, तो ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव में डिवाइड हो जाते हैं। We are taking here the example of the obligate and facultative in both aerobic as well as anaerobic. And मतलब not aerobic मतलब इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन दो किस्म हैं एरोबिक के भी और दो किस्म हैं एनारोबिक के भी, दो किस्म हैं। अब जो एरोबिक में ऑब्लिगेट पढ़े हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो ऑब्लिगेट उनको कहा जाता है ऐसे बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन के डिपेंड, यानी विदाउट ऑक्सीजन के सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे बैक्टीरिया अगर उनसे ऑक्सीजन दूर कर दो ऑक्सीजन उनसे, तो दे विल बी डाई, तो वो मर जाएंगे। यानी दे टोटली डिपेंड ऑन द ऑक्सीजन, टोटली ऑब्लिगेट टोटली डिपेंड करते हैं किस पे, ऑक्सीजन पे। अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो मर जाएंगे, ठीक है। लेकिन फैकल्टेटिव ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम माइक्रो एरोफिलिक इनको बोलते हैं, माइक्रो एरोफिलिक इनको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेते हैं लेकिन कम ऑक्सीजन लेते हैं, इसलिए इन पे नाम पड़ा माइक्रो मींस स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्मॉल tiny amount of oxygen will be required over here in the facultative aerobic respiration, while in the anaerobic respiration यहां पे मैंने क्या लिखा है, यहां पे मैंने लिखा विदाउट ऑक्सीजन। क्या लिखा है? विदाउट ऑक्सीजन मतलब ये दे कैन ब्रीथ विदाउट ऑक्सीजन, ये ब्रीथ करते हैं लेकिन विदाउट ऑक्सीजन के ब्रीथ करते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऑब्लिगेट इनकी अगर हम बात करते हैं एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो दे कैन सर्वाइव विदाउट प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। लेकिन फैकल्टेटिव की बात करें तो ये रेस्पिरेशन को विदाउट ऑक्सीजन करेंगे, लेकिन बॉडी में कहीं ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, बॉडी में कहीं ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ब्रीथ जो करेंगे वो विदाउट ऑक्सीजन के करेंगे, विदाउट ऑक्सीजन के करेंगे, ठीक है, क्लियर।
तो फैकल्टेटिव रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन होता है जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये विदाउट ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन होगी, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत कभी कभी पड़ती है, लेकिन विदाउट रेस्पिरेशन में नहीं पड़ेगी, लेकिन कहां पड़ेगी? बॉडी ग्रोथ में। कहां पे पड़ेगी? बॉडी ग्रोथ में पड़ेगी। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए शर्त है, अगर हम एनारोबिक की बात करेंगे तो ये शर्त है कि देयर विल बी नो नीड ऑफ द ऑक्सीजन। अगर हम एरोबिक की बात करेंगे देयर विल बी नीड ऑफ ऑक्सीजन। तो शर्त ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पे शर्त हम किसका लगाते हैं? ऑक्सीजन। जिनमें ऑक्सीजन चाहिए देयर विल बी सेड एरोबिक, जहां ऑक्सीजन नहीं चाहिए एनारोबिक। और ऑक्सीजन जिनको चाहिए उनकी कितनी किस्में हैं? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट what about obligate? Obligate aerobic respiration totally depend on the presence of oxygen. Exactly. और what about facultative? इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती भी है और नहीं भी पड़ती, कभी पड़ती है, लेकिन जो पड़ती है ऑक्सीजन के बगैर ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन थोड़ी बहुत लेते हैं लेकिन रेस्पिरेशन में लेते हैं। लेकिन वो कहां लेते हैं? लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? लेट मी नो। यस, एरोबिक और एनारोबिक में क्या फर्क है? एरोबिक देखिए ऑक्सीजन खड़ी ना सांस लेना, एनारोबिक के ऑक्सीजन में। यस, व्हाट अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन? यस, एग्जैक्टली। समझ में आ गया सबको? थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। ये फोर्थ वीडियो लेक्चर है बैक्टीरिया के बारे में। तो बेटा व्हाट्स ग्रोथ? ग्रोथ इज द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे पहली बात ये कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या होगी? ग्रोथ इज अ मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर हम अपनी ग्रोथ की बात करें तब भी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन। हम अपने बच्चों को हम अपनी आबादी बढ़ाते हैं तो हम अपने बच्चे आप खुद जैसे बच्चे पैदा करते हैं तभी हमारी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया में भी वो सेम थिंग होती है। सेम थिंग इज हैपनिंग इन द बैक्टीरिया बिकॉज इट हैज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर बेबीज, देयर कॉलोनी। ठीक है, तो अपने जैसे खुद जैसे जब वो बच्चे पैदा करता है तो उनको हम कहते हैं ये कॉलोनी बनाता है, अपने जैसे बच्चे पैदा करता है। इसकी पूरी लाइफ तो एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, लेकिन अपने जैसे बच्चे खुद पैदा करके अपनी कॉलोनी बढ़ा देता है। ठीक है, वो कॉलोनी बढ़ा देता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो कॉलोनी बनाता है तो व्हाई इट इज नॉट मल्टी सेलुलर? क्योंकि सेल तो बहुत सारे होंगे बेटा। पहली बात ये मल्टी सेलुलर के लिए एक शर्त होता है कि उसमें सेल स्पेशलाइजेशन। क्या हो उसमें? सेल स्पेशलाइजेशन। लेकिन इनके पास सारे एक जैसे सेल होते हैं। सारे क्या होते हैं? एक जैसे सेल होते हैं, उनमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होती, इसलिए हम इसको कॉलोनी कह सकते हैं। इसको मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलते। मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए उनको अलग अलग जीन्स की जरूरत पड़ती है। हम अपनी बॉडी के एग्जांपल ले लें तो हमारी आंखों का अपना काम है, ब्रेन का अपना काम है, कानों का अपना काम है, जबान का अपना काम है। ऐसे हमारी बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ द सेल्स पाए जाते हैं। दे आर यूनिक फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग। तो वो यूनिक होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि दे हैव स्पेशलाइजेशन। दे हैव स्पेशलाइजेशन क्योंकि हर एक सेल का अपना अपना काम। लेकिन ये सिस्टम बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ये सिस्टम बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। उनके सारे सेल एक जैसे होते हैं और वो सारे सेल एक जैसा ही काम करते हैं। सारे सेल, पूरी बॉडी उनकी एक सेल में मुश्तमिल होती है, तो इसमें स्पेशलाइजेशन का कोई भी चक्कर नहीं होता। तो इट इज लेट फ्रॉम द स्पेशलाइजेशन। ठीक है बेटा। तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो बेटा ग्रोथ तो हर एक जानदार में होती है। यहाँ जो ग्रोथ होती है, सबसे पहले मैंने फीचर्स लिख दिए हैं कि जो चीज छोटी होती है, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट होता है, और वो छोटे से छोटी चीज जो होती है सबसे ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन में हिस्सा लेती है,
ज्यादा, इट हैज इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो इनमें जो सरफेस एरिया होगा उनका, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। तो ये लार्ज सरफेस एरिया किस में होगा, छोटी चीज में होगा। अगर हम माइक्रोविलाई की बात करते हैं तो वो छोटी होती है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करती है। अगर हम रूट हेयर की बात करते हैं वो छोटे होते हैं, एक सेल के बने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो बेटा ये छोटे होते हैं और इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है देन वॉल्यूम रेशियो, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है, अगर मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, अगर इनकी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, इनके पानी की बात करते हैं, तो बेटा दे हैव एबिलिटी टू एब्जॉर्ब द मटेरियल। तो बेटा डिफ्यूजन भी होती है क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली सरफेस एरिया से वो डिफ्यूज करते हैं, अपनी स्किन से डिफ्यूज करते हैं, ठीक है, और उन्हीं से वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ये बेटा यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे हम अपनी गिजा खाते हैं, हम अपनी गिजा खाते हैं तो ग्लूकोज अपटेक होता है हमारी बॉडी में, लिवर के पास, स्किन के पास, मसल्स के पास चला जाता है, तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है। Active transport, it's that type of the transport where nutrient or molecules will move from low concentration to the higher concentration, lower concentration से higher concentration में move करता है। तो बेटा active transport वो है, diffusion it's a type of the passive transport where it's a, both of them are opposed, ये दोनों क्या है, आपस में oppose होते हैं। अगर इसकी हम बात करते हैं, active transport is a movement of the molecules it's from its region to lower concentration to the region of its higher concentration। तो ये इसका बिल्कुल उलट होगा, अगर ये higher to lower है तो ये low to high है, ठीक है बेटा। सॉरी, ये active transport there will be the movement of material from its lower concentration to the region of its higher concentration। लेकिन डिफ्यूजन में क्या होगा, higher concentration से लोअर कंसंट्रेशन में ये जाएगा। तो ये दोनों क्या है बेटा, दोनों मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दोनों में मूवमेंट होती है, दोनों में क्या होती है बेटा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है बेटा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन कंसंट्रेशन हर किसी की अपनी अपनी होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन हर किसी की क्या होगी, तादाद, कंसंट्रेशन मिकदार को कहते हैं, तादाद को कहते हैं। ज्यादा तादाद से कम तादाद की तरफ मूव होगी, किसमें, हाई है तो ज्यादा मिकदार है, वो किसकी तरफ हो रहा है, लो की तरफ हो रहा है, कम की तरफ हो रहा है। यहाँ पे कम से कहां जा रहा है, हायर की तरफ जा रहा है। तो बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, देयर विल बी द कंजम्पशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब बेटा एक तो ये चीज है इनके ग्रोथ में काम आती है, क्योंकि मूव मटेरियल जो है वो मूव होता है, न्यूट्रिएंट मटेरियल मूव होता है, ठीक है। इससे ग्लूकोज हो गया और न्यूट्रिएंट मटेरियल। लेट्स सपोज आई एम putting here movement of the molecules of nutrient भी हो सकता है, ठीक है बेटा। न्यूट्रिएंट में क्या आता है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, these are the nutrient, amino acid, these material is most necessary for the growth। जैसे हम खाना खाते हैं, हमें भी ये चाहिए, हर किसी जानवर को ये चाहिए, तो बैक्टीरिया को भी चाहिए, ताकि अपनी ग़िज़ा यानी ये अपनी ग्रोथ अच्छे तरीके से कर सके, ठीक है बेटा। अब इनके अलावा और भी चीज रिक्वायर है, ये तो रिक्वायर है, उसके साथ इनका एनवायरमेंटल फैक्टर का भी असर पड़ता है, एनवायरमेंटल फैक्टर का भी असर पड़ता है। सबसे पहले टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो कुछ बैक्टीरिया के एंजाइम्स अपने टेम्परेचर पे, ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं करती, क्योंकि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक। हमारे अपने टेम्परेचर यानी एंजाइम्स दो चीजों के लिए स्पेसिफिक होती है, एक तो टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक है, दूसरा यहाँ पे पीएच के लिए स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो एसिडिक मीडियम पे काम करती है, जैसे हमारे अपनी बॉडी की बात करते हैं तो देयर आर पेप्सिन एंजाइम्स व्हिच हैव एसिडिक मीडियम, स्टमक पे काम करती हैं। दूसरी हमारी एंजाइम्स ऐसी होती हैं जो न्यूट्रल मीडियम पे काम करती हैं, जैसे सेल का जो साइटोप्लाज्म है मोस्टली, यहाँ इनमें अंदर जो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक वाटर होता है, वैक्यूल, उसमें पानी होता है, तो वो पानी में काम करती हैं। कुछ ऐसी एंजाइम्स होती हैं जो अल्कलाइन मीडियम पे काम करती हैं, जैसे कि एमाइलेज है, इनके अलावा बहुत सारे काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है। ऐसी एंजाइम्स वो किस पे काम करेंगी, वो न्यूट्रल, एक होगा एसिडिक मीडियम, दूसरा होगा न्यूट्रल मीडियम और तीसरा होगा अल्कलाइन मीडियम, उस पे काम करेंगी। तो बेटा अल्कलाइन वाली एंजाइम्स एसिडिक
वाली अल्कालाइन पे काम नहीं करेंगी, यानी दे आर स्पेसिफिक। ओके बेटा, तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो एंजाइम विल बी डिस्ट्रॉयड, डीनेचर्ड हो जाएंगे, उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, एज वी डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 3। ठीक है, और पीएच भी ऐसे ही होती है कि पीएच जिसका जैसे पीएच होगा उसी पे ही काम करेगा, अदरवाइज दूसरे पीएच पे काम नहीं करता। अगर हम सिंपल सी मिसाल ले लेते हैं, वी टेक द सिंपल एग्जांपल ऑफ द प्रोटीन। हम खाना खाते हैं, खाना खा लिया हमने, वो हमारे स्टमक में कार्बोहाइड्रेट भी हमने खाया है, क्योंकि रोटी हमारी कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होती है, और जो हमारा खाना है वो आयल पे मुश्तमिल है, तो घी भी उसमें होता है और प्रोटीन भी होती है हमारे खाने में। लेकिन स्टमक में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन क्यों डाइजेस्ट होता है? इसलिए होता है क्योंकि उनको एसिडिक मीडियम चाहिए, पीएच उनको एसिडिक चाहिए प्रोटीन को डाइजेस्ट होने के लिए। और वहां पे एक और जो एंजाइम है वो पेप्सिन एंजाइम है जो इस एसिडिक मीडियम पे एक्टिवेट होता है। अब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी अल्कलाइन मीडियम है, उनको अल्कलाइन मीडियम चाहिए, ऐसे एंजाइम्स अल्कलाइन मीडियम पे काम करेंगे। तो बेटा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंजाइम विल डीनेचर शेप, तो अपनी शेप को वो क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे, डीनेचर हो जाएंगे, उनके जो बांड होंगे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे भी फर्क पड़ता है। तो जीरो टेम्परेचर होगा तो एंजाइम अपना काम करना कम कर देंगे। जो बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 से लेकर 40 तक हमारा काम बहुत ज्यादा चलता है। बेटा ऐसे स्पेसिफिक एंजाइम जो है बैक्टीरिया की होती है, उनमें भी ऐसा काम करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ बैक्टीरिया होते हैं। लेट्स सपोज वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ द आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो थर्मल वेंट में होते हैं। थर्मल वेंट में 120 सेल्सियस होता है, कितना टेम्परेचर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कितनी है? 100 प्लस 20 सेल्सियस ज्यादा है, उनकी एंजाइम काम कर रही है। तो बेटा इट्स अप टू एडाप्टेशन, इट्स अप टू द एडाप्टेशन वेयर बैक्टीरिया इज लिविंग। तो किस मीडियम में वो रहता है? सॉइल में रहता है, उसकी अपनी पीएच होगी, उसका अपना टेम्परेचर होगा। अगर वो एयर में रहता है, उसकी अपनी पीएच, उसका अपना टेम्परेचर होगा। मींस फिजिकल फैक्टर जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है बैक्टीरिया पे, इफेक्ट करता है। अगर उनके टेम्परेचर से उनका जो एंजाइम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो दे कैन नॉट बी सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पीएच भी अगर उनको कम चाहिए, वो ज्यादा मिल गए तब भी सर्वाइव नहीं करेगा। अब दूसरी बात आती है, थर्ड वन इज न्यूट्रिएंट। तो बेटा न्यूट्रिएंट भी उनको चाहिए, न्यूट्रिएंट भी उनको चाहिए। न्यूट्रिएंट में ये सारे फैक्टर मैंने लिख दिए हैं कि न्यूट्रिएंट वो उनको एनर्जी चाहिए, उनको अमीनो एसिड चाहिए, उनको ग्लूकोज चाहिए, उनको फैटी एसिड चाहिए। तो बेटा दीज आर द न्यूट्रिएंट। आयनिक कंसंट्रेशन, तो बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक तो उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो बेटा उनके लिए मैग्नीशियम का होना लाजमी है, उनके लिए नाइट्रोजन का होना लाजमी है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को हटा दो तो क्लोरोफिल तो बनेगी नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल टोटली बेस करती है मैग्नीशियम पे और नाइट्रोजन पे। एक मैग्नीशियम और 4 नाइट्रोजन से एक क्लोरोफिल बनता है। एक मैग्नीशियम और 4 नाइट्रोजन आपस में मिलते हैं तो एक क्लोरोफिल बनता है। तो बेटा आयनिक कंसंट्रेशन की भी जरूरत इनको पड़ती है। ठीक है बेटा, तो न्यूट्रिएंट इनकी जो इनके लिए ये जो गिजा जो यानी हमने पहले पढ़ा था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया, those bacteria which have ability to manufacture their food, they are said to be the photosynthetic bacteria because they have ability to manufacture their food, they are said to be the autotroph। उनको हमने क्या कहा था? ऑटोट्रॉफ उनको हमने कहा था, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिकली अपनी गिजा बनाते हैं प्लांट्स की तरह। लेकिन प्लांट में क्लोरोफिल बी पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फिर क्या करते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं करते। उनमें हमने टाइप्स पढ़ी थी कि ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, दे आर टोटली डिपेंड ऑन द डेड बॉडीज इन ऑर्डर टू गेन द ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक मटेरियल है, प्रोटीन ऑर्गेनिक मटेरियल है, और ग्लूकोज ऑर्गेनिक मटेरियल है, फैटी एसिड ऑर्गेनिक मटेरियल है। ये इनकी सारी न्यूट्रिएंट, सारे इनके क्या है? न्यूट्रिएंट। वो हमें कैसे, उनको कैसे मिलेंगे? जब उनके पास ऐसे एंजाइम्स होती हैं जो डेड बॉडी को क्या करती है? ब्रेक
क्या करती हैं वो? ब्रेक करती हैं और कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती हैं। याद है हमने पढ़ा था, रिसाइकलिंग करते हैं, उनको हम डिकम्पोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? डिकम्पोजर उनको बोलते हैं। दे हैव एबिलिटी टू डिकाइंग मटेरियल, डिके कर देती हैं उनको, मटेरियल को डिके कर देती हैं और उनमें से कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो बेटा सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपनी ग्रोथ, उनकी ग्रोथ जो है टोटली बेस करती है 4 टाइप्स पे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द ग्रोथ फेजेस? 4। नंबर 1 लेट फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी एंड डिक्लाइन आर डेट। बेटा ये 2 से 3 दफा आ चुका है यही सवाल एंटीडेस में, ये काफी मर्तबा आ चुका है ये एंटीडेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीरीज लगानी होगी, आपको क्या करना पड़ेगा? सीरीज लगानी होगी। एंटीडेस में ये होता है सीरीज, ये है सबसे पहले लेग फेस है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है लॉग फेस, उसके बाद स्टेशनरी और डिक्लाइन और डेथ फेस। सबसे पहले क्या होगा, अपनी ग्रोथ करने की तैयारियां होंगी। क्या करेंगे ये? अपनी ग्रोथ करने की तैयारी। लेग फेस इज द प्रिपरेटरी फेस ऑफ बैक्टीरिया, वेयर बैक्टीरिया accumulate the फूड पार्टिकल्स। यहाँ पे फूड को जो है वो पार्टिकल्स को अक्यूमुलेट करेगा और मल्टीप्लिकेशन की तैयारी करेगा। मल्टीप्लिकेशन की क्या करेगा? तैयारी। मतलब अब ग़िज़ा ज्यादा इनको मिल गई, अब वो तैयारी कर रहे हैं अपनी ग़िज़ा को देकर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। वो अपनी पॉपुलेशन का क्या बढ़ाएगा? रेट बढ़ाने की तैयारियां करेगा। उसके बाद लॉग फेज क्या होगा बेटा? लॉग फेज में होगी इसकी जो आने वाली नस्ल है, मींस उसकी जो प्रोजेनी है, उसकी जो बच्चे हैं, मल्टीप्लिकेशन की तादाद बढ़ जाएगी, पीक पॉइंट पे आएगी। ठीक है, क्या होगा? इनकी मल्टीप्लिकेशन की जो तादाद होगी, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर विल बी इंक्रीज द पीक पॉइंट। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन पीक पॉइंट पे होगी। यहाँ पे ये इसको हम क्या बोलेंगे? लेग फेज। क्या है? कौन सा फेज है? जहां पे बैक्टीरिया अपने मल्टीप्लिकेशन की क्या करेगा? तैयारी। क्या करेगा? तैयारी करेगा। उसके बाद तैयारी हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन किस पे होगी? पीक पॉइंट पे। यानी मल्टीप्लिकेशन विल बी द ऑन द पीक पॉइंट। ठीक है, उसके बाद उनकी ग़िज़ा हो गई खत्म। ग़िज़ा उनकी क्या हो गई? आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है? कम हो रही है। अब स्टेशनरी फेज है, मींस मल्टीप्लिकेशन और डेथ रेशियो विल बी द इक्वल। क्या होगा? ये देखें, तैयारी हो रही है, यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऊपर, डेथ रेशियो नीचे। डेथ रेशियो क्या होगा? नीचे, मल्टीप्लिकेशन ऊपर, ऐसे। ठीक है, लेकिन ग़िज़ा हो गई आहिस्ता आहिस्ता कम, तो क्या होगा? दोनों का रेट बराबर। स्टेशनरी मींस स्टेशनरी का की लफ्ज़ी माना जो होता है, लिटरली मीनिंग ये होती है कि स्टॉप द ग्रोथ। ऐसे कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। और डेथ रेशियो और ग्रोथ रेशियो का दोनों का क्या होगा? इक्वल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद ग़िज़ा दिन ब दिन क्या होगी? इसकी कम। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन का रेट होगा और भी क्या होगा? नीचे जाएगा। तो ऊपर क्या आ गया? डेथ रेशियो। तो बेटा डेथ और डिक्लाइन फेजेस इसको बोलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन, द रेशियो ऑफ द मल्टीप्लिकेशन विल बी लेस देन द रेशियो ऑफ द डेथ। ठीक है, तो डेथ रेशियो बढ़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आखिरी फेज ये ऐसे होगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने याद क्या करना है? तो सबसे पहले होगा प्रिपरेटरी फेज, जहां पे वो अपनी सेल डिवीजन की तैयारी करेगा। उसके बाद सेल डिवीजन उसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई, मल्टीप्लिकेशन का रेट बढ़ गया उसका, उनके बच्चों की तादाद बढ़ गई और उनकी डेथ रेशियो कम हो गई और उनकी तादाद पीक पॉइंट पे की कॉलोनी बढ़ गई। उसके बाद ग़िज़ा कम हुई तो स्टेशनरी पे दोनों का इक्वल तादाद। उसके बाद ग़िज़ा और कम हो गई या खत्म हो गई तो डेथ रेशियो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन का रेशियो कम हो जाएगा। ऑल क्लियर? Any confusion? Thank you very much.